सत्र यहाँ से जब पूरा हुआ तो रास्ते में कुछ लोग मिले, बातचीत हुई, तो कई लोग थोड़े लग रहा कुछ गड़बड़ होगी, तो मैं खुश हो रहा ठीक हो गया। अभी संकेत भाई मिले, बता रहे थे कि आपका शिविर तो आज ही शुरू हो गया, आज पहले दिन ही गहरा हो गया, तो कई लोगों को कुछ हलचल होनी शुरू होगी। अच्छे लक्षण हैं, है ना, सचमुच। इसमें दुखी ना हो, इतना ही काम करना, फिक्र छोड़ दो। यहाँ इस इलाज में कोई जोखिम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो भी होगा उपकारी होगा और निश्चित रूप से सभी को होगा। ऐसा कोई शिविर नहीं होता, ऐसी कोई विद्या, ये ऐसी विद्या है जिस सब जो भी करेगा ना, हम बहुत एक एक बात को बहुत ध्यान से, मतलब खाली नेचुरोपैथी भी नहीं है, गहरा है उससे, ये इंटीग्रेटेड है, समन्वित पद्धति है। इसमें जो एनिमा होगा वो धीरे धीरे वो पंचकर्म का जाएगा कि किस व्यक्ति को किस तरह का देना है, ये धीरे धीरे। आज तो पहला दिन है, पता लगा, मतलब काफ़ी स्पेसिफिक होगा। शुगर के व्यक्ति का कैसा भोजन होगा, इसका कैसा होगा, हार्ट के को क्या दिया जाएगा। तो ऊपर से तुम्हें जैसा जूस दिखता है एक ही दिखेगा, लेकिन जैसे हार्ट वाले होंगे तो उसके जूस में कुछ और मिला देंगे, शुगर वालों को कुछ और साथ मिला देंगे, दर्द वालों को कुछ और मिला देंगे, तो वो सारा ध्यान रखते हैं लोग ये। तो इस शिविर को हम बहुत तैयारी के साथ कर रहे हैं, पूरी जितनी भी पूरी क्षमता का हम, मतलब एक तरह से इसमें अपनी पूरी क्षमता लगाएंगे, जितना अधिकतम कर सकें करेंगे। और अच्छा शिविर जाएगा, गहरा जाएगा, मौसम भी ठीक है। और कुछ जो व्यवस्थाएं थी, लोग ज़्यादा हो गए, पहली बार है, अंदाज़ा नहीं है, तो आज ही मैं तो बड़ी भूमिका दी थी। आज आपको हम अपनी बढ़िया पेय पिलाएंगे, तो पता लगा कुछ उन्होंने काढ़े बना रखा वहाँ, पता लगा उनको जानकारी नहीं थी, दूध नहीं आया यहाँ। अरे भाई बताते, वो जिस दूध के जिम्मेदार मंजीत जी, अब वो हमें भी नहीं फ़ोन किया, तो उन्होंने अपना काढ़ा विकल्प हमारे साथ ही वो तुरंत कुछ कर दिया अपना। तो छोटी मोटी दिक्कत है, या योग का सुबह 2 जगह करें, व्यवस्थित नहीं हो पा रहा, तो आज नया इंजाम करा, कुछ तिरपाल लाए हैं, और कहाँ ठीक से करेंगे। तो कल मैदान में पूरे उस समय धूप निकल जाएगी, तो हम आधा घंटा बाद में कर लेंगे। सूरज निकल जाता है, सूरज यहाँ साफ निकलता है, तो सूरज निकलने के बाद बढ़िया धूप लगती है। तो जिनको आजकल विटामिन डी की सभी को कमी है ना, तो थोड़ा खुले में जब करेंगे, और थोड़ी थोड़ी जब गर्मी लगेगी तो कपड़े थोड़ा हल्का ऊपर कर लें, तो सूरज की रोशनी, बदन को ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी मिले। तो इतना बढ़िया मौसम है कि आपका सन बाथ भी हो जाएगा, एयर बाथ भी हो जाएगा, वायु स्नान भी और धूप स्नान भी दोनों होंगे। तो प्रकृति के साथ धीरे धीरे हम प्रकृति में तो हम हैं ही, पर इतना हमने कपड़े इस तरह के पहन लिए, हमें धूप नहीं लगती, हवा नहीं लगती ठीक से, तो हम एक तरह प्रकृति के नज़दीक जाएंगे। प्रकृति माने वो है जिससे हमारा सारा शरीर बना है, हमारे सारे शरीर का निर्माण पंच महाभूत से ही हुआ है। तो उन पंच महाभूत का सेवन, मतलब उनका सदुपयोग हम कर रहे हैं, उनका सेवन करेंगे। तो धूप का कैसे सेवन करेंगे, और धूप भी मीठी धूप जो सेहत के लिए अच्छी होती है। तेज़ धूप में जाएंगे, बहुत तेज़ गर्मी हो जाए, उस समय सेहत के लिए अच्छी नहीं धूप। वो सर्दी का समय आजकल उतनी तेज़ धूप नहीं, पर फिर भी दिन की धूप अच्छी नहीं। तो यहाँ जिस तरह 10 बजे के बाद धूप में गर्मी आ जा, तो कोशिश करते हैं हम 10 बजे से पहले पहले की धूप में करेंगे। तो कल धूप स्नान भी, वायु स्नान भी, योगा तो होगा, आसन प्राणायाम तो विद्यालय के प्रांगण में करेंगे बढ़िया, तो 7:30 बजे करेंगे। तो धीरे धीरे कुछ आज व्यवस्थाएं देखी। कल हम जो भी क्रियाएं हमने की हैं, कुंजल पानी वहाँ किया ना, महिला के जहाँ ठहरी, यहीं करेंगे, जहाँ किचन के सामने ही। तो सुबह की क्रिया जो गरारे, जल नेती, जो भी क्रियाएं होंगी सब वो यहीं होंगी। तो सब लोग वहाँ आ जाएंगे, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, सब जगह से, उस हॉल से, यहाँ से, वहाँ से, सुबह वहाँ करेंगे। ये क्रिया करने के बाद फिर आसन प्राणायाम के लिए, योग के लिए हम धीरे से सड़क इस तरह पार करें, ध्यान से पार करें, कोई गाड़ी बाइक आती रहती है, तो विद्यालय में जाएंगे। तो वहीं बढ़िया इंजाम आज मंजीत जी पूरे दिन भर लगा के, नई तिरपाल कटवा के, बिछवा के, उसके ऊपर कारपेट वगैरह बिछ के बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनेगी। और उसमें भी एक्यूप्रेशर हो जाएगा, मतलब थोड़ी बहुत मोटी मोटी वो थोड़ी थोड़ी वो रहती है ना, वो मोटी तो निकाल देंगे, वो सारी तैयारी करेंगे। तो नेचुरल एक्यूप्रेशर होगा, तो थोड़ा नंगे पैर भी चलेंगे, है ना। और वहाँ भी जब जाएंगे, लेटेंगे, तो वो हल्का सा नीचे ना, मज़ा आएगा उसमें,
मुरुम में हल्का सा मज़ा आएगा, वो ज़्यादा नहीं बल्कि मामूली मामूली एक्यूप्रेशर जैसा हो जाएगा पूरी बॉडी का। तो ये तो नेचुरल, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा ही संयोग बढ़िया बन रहे हैं। तो वहाँ करेंगे। और क्रियाओं को भी आज दिन का पहला दिन था व्यवस्था बनाने में, पर पहले दिन लोगों ने ज़्यादा गहरा कर दिया। आज शोधन आज ही, मैंने कहा जैसा सुबह चर्चा हुई तो पहले दिन ही अच्छा गेयर लगा दिया, जो कल गेयर लगाते हो आज ही लगा दिया। तो कुल मिला के शिविर बढ़िया जा रहा, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं उसमें, ठीक हो गया। तो अभी चर्चा करें आगे, जो बात चली थी उसी को बढ़ाऊँ या कोई आपके सवाल जवाब है उनको लें पहले, जैसा आप चाहें वैसा कर लेंगे। तो ऐसा करें, मैं 10-15 मिनट में पहले वो कर देता हूँ, फिर जो समय बचेगा तो आपके कोई सवाल, जब भी कोई आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी, कोई सवाल होंगे उसको ले लेंगे। तो मोटे तौर पे स्नान के बाद एक और है, सर्दी में ये जो तेल है आयुर्वेद के हिसाब से घी तेल, 40 साल तक आपने घी तेल का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, खाने में या बदन के लगाने में, सेहत के लिए आयुर्वेद के हिसाब से 40 साल के बाद घी तेल जरूर इस्तेमाल करें। हम तो हृदय रोगियों को भी घी तेल देते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं आते, बल्कि इलाज ही करते हैं घी तेल से ही। हाँ, अब शरीर ज़्यादा वजन हो गया, बहुत मोटा हो गया, अब ऐसे को एकदम घी तेल देंगे तो रिस्क ही, पहले उनका वजन ठीक करते हैं और फिर घी तेल का प्रयोग कराते हैं। और घी तेल मान लो खा नहीं सकते तो मालिश करें। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो वात रोग हैं, जितने भी दर्द के रोग हैं, आर्थराइटिस है और ये आपका थायराइड है, आपके ये जो शरीर नींद नहीं आती, फिक्र होने लगा, ये सब वायु के पैरालिसिस है ना, पार्किंसन, ये सब जो है ना वात व्याधियाँ हैं। इनके मुख्य जो इलाज है उसमें घी तेल का प्रयोग होता है। तो सर्दी में तेल जो है ना, किसी को घी भी देते हैं, तेल भी कई अलग तरह के, कौन सा किसको तेल देना, पर सामान्य रूप से जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ तेल जो ज़्यादातर प्रयोग होता हो, जो खाने में तेल प्रयोग होता है, उसकी मालिश करी जाए। तो ये समय बहुत बढ़िया है। अपने आप मालिश करेंगे तो अपनी एक्सरसाइज भी होगी। आप जब खुद मालिश करते हो ना तो शरीर गर्म हो जाएगा आपका, ठंडी लग रही हो तो मालिश शुरू कर दो, शरीर गर्म हो जाएगा अपना। तो ये मौसम सेहत बनाने का है, अपने आप ही खुद तेल, यहाँ तो तेल मालिश हम अपने सेंटर में 10 दिन में 2 बार मालिश, फुल बॉडी मालिश मसाज करते हैं, पूरे शरीर की मालिश करते हैं। किसी के अंग में शरीर में दर्द है तो एक्स्ट्रा अंग, उसको बोलते हैं लोकल मसाज, वो जैसी ज़रूरत होती है उसको वो देते हैं। और पूरे शरीर की 2 बार मालिश करते हैं। यहाँ शायद 2 बार कैसा होगा तो हम तैयारी करें, पर कोशिश 2 बार ही करेंगे। कुछ और अतिरिक्त लोग बाहर से तलाश रहे हैं, जानते हम लोग मिल जाएंगे। तो अपने आप भी मालिश की जा सकती है, मैं कह रहा हूँ। जैसे आपको समय मिलता है, मान लो क्रियाओं के बाद और आसन में समय है, तो अपने आप अपने कमरे में आके थोड़ा तेल लगा लें, है ना, हल्की मसाज करें। तो ये बढ़िया समय है। तेल लगाने के बाद आसन करें तो और अच्छा है, थोड़ा सूर्य स्नान भी हो जाएगा। तो तेल के बाद आप धूप में रहें तो और अच्छा, और गुणकारी है, और उपकारी है। सामान्य तेल जो भी, जैसा यहाँ सरसों का तेल है, तिल का तेल है ना, नारियल का तेल है, जिनको गर्मी वगैरह होती है शरीर में, वो नारियल तेल है। फिर तेल में भी कुछ डाल लें छोटा मोटा, कोई कपूर डाल ले उसमें अपने हिसाब से। तो अभी तो जो सामान्य तेल है वही करें, फिर सबको बता देंगे, वो वैद्य बता देंगे आपको किस तेल की मालिश करें। उनसे पूछ भी लेना मैं किस तेल की मालिश करें, किसको खाने में प्रयोग करें, तो आपकी बीमारी के हिसाब से कौन सा तेल आपके लिए ठीक है वो बता देंगे। तो मैंने निवेदन किया था, जैसा आप स्नान से पहले दोनों तरीके तेल मालिश के, कई लोग तो स्नान से पहले करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। कई लोग स्नान के बाद, नहाने के बाद जो है तेल लगाते हैं। जो भी ठीक लगे, कोई दोनों ही ठीक है, पर तेल लगा के फिर साबुन लगाएं उतना अच्छा नहीं। वो तेल के बाद तो थोड़ा उस दिन, जिस दिन तेल लगा, हल्का गर्म गुनगुने पानी से नहा लें, गर्म पानी से नहा लें। और किसी कपड़े से ही शरीर को रगड़ें तो अच्छा है, सूती कपड़े से शरीर को एक बार रगड़ दें, मान लो आपको लगता है तो। और जिसको वायु विकार होते हैं, उनकी बॉडी तो थोड़ी देर में खुश्क हो जा रहा है, अंदर शरीर की स्किन उसको एब्जॉर्ब कर ले।
आधुनिक साइंस ये कहती है अंदर शरीर तेल अंदर नहीं जाता, पर हम लोगों को तो इस पर मतलब ये बात लगती है कि बहुत लोगों का शरीर खूब तेल पचाता है, 20-20, 25-25 ग्राम तेल शरीर सूखा अंदर सोख ले के, तो कहीं तो रुकता ही है वो। फिर भी तेल से स्किन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत व्याधियों का इलाज होता है तेल से। और मालिश यदि मन से कोई करे उसका कोई मुकाबला नहीं, बहुत बढ़िया रहता है स्पर्श। तो हम अपना नहाने से पर उस ये है कि नहाने से पहले तेल लगाते हैं तो कम से कम फिर 1-8 घंटा बाद नहाएं। तुरंत भी नहा लें लोग लगा के, पर बेहतर तो ये है कि 1-8 घंटा बाद तो लगाएं। बुजुर्गों को तो हम ये करते हैं, सर्दी में तेल आज की मालिश कर दी, दोपहर 2-3 घंटे बाद या अगले दिन नहा लें, क्या फ़र्क पड़ गया। तो तेल की मालिश करें। और पुरानी परंपरा में नहाने के बाद तलवों में तेल लगाया जाता था, ट्रेडिशन था, कुछ जगह अभी भी बचा देश में। वो तलवों के तेल लगाते थे, नाभि के ऊपर तेल लगाते थे, और नासिका के अंदर ऐसा नाक से हल्का सा तेल ऐसा टच किया दोनों छिद्रों में, दोनों नोस्ट्रल में, और कान के बाहर अंदर तेल नहीं डालते थे, पर उंगली के तेल लगाया और कान के बाहर जो वो है अंदर हल्का सा ऐसा घुमाते थे तेल लगा के, तो जो धूल धाल अंदर जाती है वो बाहरी मतलब काफ़ी बाहर उसके रुक जाती है उस पर जब तेल लग जाता है। तो तेल को नाभि पे तेल लगाना और फिर सिर पे तेल लगाना, ये परंपरा थी। आजकल हम तेल जो है ना फैशन में ऐसे फंस गए कि जो हम तेल लगा रहे हैं ज़्यादातर हम ये तेल को गाढ़े मानते हैं हम, और हम पतला तेल लगाना चाहते हैं। तो बाज़ार में जो पतले तेल हैं वो ज़्यादातर मिनरल ऑयल हैं। मिनरल ऑयल को जानते क्या होता है? खनिज तेल है, अर्थात मिट्टी तेल को कलरलेस करते हैं तो सफ़ेद तेल हो जा। उसमें फिर ये आपका एलोवेरा है, कुछ ये तेल हैं, अलग अलग तरह के तेल मिलाते हैं, पर मूल में मिनरल ऑयल होता है, उनमें लिखा रहता है 10 इतने % है मिनरल ऑयल। हम चूँकि ध्यान नहीं देते, रुचि जानकारी हमारी है नहीं इन चीज़ों में, तो मिट्टी तेल होता है ज़्यादातर वो। पर हम पतला तेल बहुत पसंद है, और नए नए उसमें गंध, अब गंध प्राकृतिक गंध है वो या नेचुरल है ये तो आप पता करना। तो तेल जो है ना प्राकृतिक ही लगाएं तो अच्छा है। ये तेल उतने अच्छे नहीं, बाजारू तेल हैं, ये बहुत पुरानी परंपरा भी नहीं, कि टेस्टेड भी नहीं है तेल। ये तो अभी 20-25-30 सालों से ही आए ना सारे तेल तो बाज़ार में। तो एक शैम्पू, तेल, बाजारू जो तेल हैं, क्रीम, पाउडर, जितना भी है, इवन टूथपेस्ट भी रोज़ की ज़रूरत नहीं करने की। दांतों के मसूड़ों को कमज़ोर करते हैं जो रेगुलर करते हैं। यूरोप के देशों में उन लोगों ने दांत खराब कर लिए अपने, मंजन ब्रुश कर करके, पेस्ट कर करके। तो मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए रोज़ ज़रूरत नहीं है, हम केवल यही करें, ब्रश ही करें। तो कभी उंगली से करा जा सके, या कभी ब्रश भी कर लें, कभी दातून कर लें, कभी मंजन कर लें, अदल बदल के करते रहें कोई दांतों के लिए। आजकल ये पंचगव्य वाले अच्छा वो बना रहे हैं, राख ही एक तरह की वो है ना, उसे छान के उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसे नमक, हल्की कई चीज़ें मिलाते हैं, टेस्ट भी उसका अच्छा ख़राब नहीं लगता, तो वो दांतों के लिए भी ठीक है। पंचगव्य के लोग 5 मतलब एक तरह से जो गाय के उत्पाद से जो लोग बना रहे हैं वो भी मंजन अच्छे हैं। फिर मैं किसी कंपनी का नाम लूँगा तो लग रहा है आपको किसी का एडवर्टाइजमेंट जैसा हो जा, पर दांतों के लिए जो पायोकिल है, गुरुकुल कांगड़ी का एक मंजन आता है पायोकिल, अच्छा माना जाता है, ख़ासतौर पारिया के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको लिया जा सके, है ना। कभी ये महाशयदी हट्टी वाले तेल मंजन आप आजकल कैसा बन रहा मुझे मालूम नहीं, 10 साल पहले तो उनका मंजन अच्छा आता था, और रामदेव का भी ठीक ही है, वो भी लिया जा सके। पर लगातार एक मंजन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अदलते बदलते रहें, है ना। तो कभी कोई मंजन और एक प्राकृतिक चीज़, हफ्ते में एक बार आप थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सरसों का तेल हथेली पे लें, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालें, मामूली सी चुटकी भर हल्दी डालें, और उसको मिला करके उसकी मसाज करें। उसको हाँ सरसों तेल ले लें और थोड़ी सरसों क्या नाम वो आपका हल्दी और मामूली सा सेंधा नमक, है ना। तो इसको दांतों से रगड़ें। शुरू में तो एक आध बार दांत की लार नीचे निकल जाए, लेकिन बाद में कोशिश करें उसको अंदर ही रोक लें कुछ देर, तो
तो 5-7 मिनट अंदर रोक के फिर बाहर निकाल दें। तो एक ये भी मंजन के रूप में कभी किया जा सके। और ये जो सुबह बिना कुल्ला किए आप मालिश करेंगे दांतों की, रगड़ेंगे ना, अद्भुत है इसके रिजल्ट। मैंने बहुत लोगों पे टेस्ट कराए। मुझे जहाँ भी मौका मिल गया, किसान यूनियन की रैली में, बड़ी बड़ी मैंने कई लाख की रैली में मैं 2-4 हेल्थ की टिप्स दे ही देता था। उनमें ये मतलब मुझे लग रहा स्वास्थ्य की कुछ तो बात कहीं जब मौका मिले हम करते थे। तो दांतों को रगड़ना बिना कुल्ला किए तो दांत हिलने बंद हो जाए इससे, है ना, और गर्म ठंडा लगना बंद हो जाए, मसूड़े में जो सूजने लगे हैं वो भी ठीक हो जाए। बढ़िया चीज़ है ये। और पहले कभी हम लोग दांत के एक्सरसाइज हो जाती, गन्ना चूसते थे हमारे इलाके में, तो बढ़िया दांत के अपने एक्सरसाइज बढ़िया हो जाती, मुंह की, दांतों की, है ना। आजकल तो छूट ही गया वो। या पहले भुने चने भुने अन्न खाते थे बहुत सारे, उससे भी दांतों की एक्सरसाइज हो जाती, है ना। तो दांत को अब तो दांत हमने ज़्यादा ही नाजुक से बना दिए, है ना। सब तैयार चीज़ हैं, ज़्यादातर चबाने में ज़्यादा हम नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते दांतों का। तो एक तरह से जितना भी दांतून मंजन वगैरह सब आपने कर लिया, नहा लिए, तो तेल लगाने का मैंने आग्रह किया। मालिश करें, जैसा हफ्ते में 2 बार कर लें। एक बार सर्दी में तो अच्छा मालिश करने का समय बढ़िया माना जाता है। ये सर्दी का समय सेहत बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ उत्तर भारत में। वज़न बढ़ाना हो जिनके वो पतले हों उनके लिए बढ़िया सर्दी, है ना, हेल्दी सीजन माना जाता है सर्दी का। तो स्वास्थ्य में भूख अच्छी लगती है तो खूब काम करें, श्रम करें, फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, तो सेहत अपने आप स्वाभाविक रूप से ठीक हो जा। शरीर तो अपने आप ही ठीक होता है, हम थोड़ा ख्याल करने की बात है ना। तो इसके बाद है बारी भोजन की। भूख लगती है तो नाश्ते की। तो नाश्ते के बारे में हम आयुर्वेद एक बात बोलता है कि भूख है तो नाश्ता लें, यदि भूख नहीं तो नाश्ता ना लें। आयुर्वेद तो बल्कि बिना भूख के नाश्ते को हल विष बोलता है, घातक जहर बोलता है नाश्ता बिना भूख के। नाश्ता हो या खाना हो, सुबह का खाना या नाश्ता जो भी, आपको बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं बोलते, वो खाने खाते होंगे सुबह, पर यदि भूख अच्छी नहीं तो ना लें। आजकल के पढ़े लिखे लोग थोड़ा अमेरिका से बहुत प्रभावित हैं, तो वहाँ के नाश्ते के बारे में कहावत है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस और डिनर लंच लाइक ए किंग, और डिनर लाइक ए बेगर या लाइक ए क्वीन, दोनों बात बोली जहाँ हैं। लाइक ए मतलब भिखारी जैसा हो या क्वीन जैसा हो, अर्थात हल्का। पर वो अमेरिका की बात है, वहाँ मुल्क ठंडे मुल्क हैं वो, तो ठंडे मुल्क में भूख अच्छी लगती है। तो नाश्ता सुबह भूख लगी अच्छी तो सुबह का भोजन लेंगे, नाश्ता लेंगे तो सेहत के लिए अच्छी बात है, वो ठीक है, गलत नहीं है। पर आपको भूख नहीं है, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? फास्ट का ब्रेक करना। आपका फास्ट नहीं है, ब्रेक क्या करोगे बाबा? भूख तो लगी नहीं ध्यान दे रहे। ये बीमारी की जो पैदा हुई है बिना भूख के खाने की, बच्चों को झूठ बोल बोल के भगा भगा के खाना खिलावे हम, उसकी आरती से उतारते रहे। झूठ बोल लेंगे, कुछ लोग बहकाएंगे और खाना खिलाएंगे, सेहत खराब कर रहे हैं। या तो मोटा बन जाए, पतला बन जाए वो। भूख नहीं है तो ना दो भाई। बच्चे स्कूल जाना तो फल रख, कुछ टिफिन रख दो, थोड़ा फल दे दो साथ में, जब भूख लगे खा लेगा। भूख लगेगी तो बच्चे, हमारे यहाँ कई लोग आते हैं पतले, जिनके बच्चे सेहत नहीं बन रही, तो हम कहते हैं भाई तुम बच्चों को यहाँ छोड़ जाओ, हम अब यहाँ तुम्हें नहीं रहना, माँ को तुम इस शर्त पे छोड़ जाओ तो हम कर देंगे ठीक। जब तक वो कह लगे जो खाता ही नहीं, अरे पाड़ के खाओगा जब तुम बिना भूख के खिला खिला के उसका हालत ख़राब कर दी, भूख नहीं जगने देते, क्यों काम में इतना लगे रहे, खाता नहीं। अरे फालतू की बात है, हमें दर्शन दे रहे, डांटने वाला कोई है नहीं। अरे जब उसे भूख लगे, भूख तो लगेगी, भूख लगेगी ढूंढेगा वो, तो कहाँ खाना मिलेगा? तो थोड़ा काम कराओ बच्चों को हम बर्बाद कर रहे हैं। जीवन विद्या की रोशनी में या परंपरा की रोशनी में बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। समय मिलेगा तो इसकी चर्चा करूँगा। बच्चों का पालन कैसे, उसका पालन पोषण करें, खाने पीने का कैसे व्यवस्था करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
तो मेरा आग्रह है कि यदि सुबह अच्छी भूख नहीं है तो नाश्ता छोड़ दें। आपको अच्छी भूख लग जाएगी, मन कमज़ोर है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसा लगा खाएंगे कमज़ोर हो जाएंगे। असली झंझट ये खाएंगे नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी साइकोलॉजी है। आयुर्वेद में लिखा है कि बिना भूख के भोजन करेंगे तो वो घातक विष है। नाश्ता सुबह का जलपान, यदि भूख लगी है भोजन नहीं कर पाए किसी समय आप, तो डरे ना, फिक्र ना करें। शरीर उस समय अपनी सफाई में करेगा, शरीर सफाई में लग जाएगा, अपनी डिटॉक्स करेगा अपने को। वो भूख लगी तो भोजन को पचाएगा, भूख के साथ भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन होगा। और भूख लगी, कोई व्यस्त हो गई, कोई काम हो गया, मीटिंग हो गई, या खाना समय तैयार नहीं था, आपकी भूख मर गई, तो फिर ना खाएं। भूख खत्म होगी, माने उस समय भूख नहीं है, तो गांव हमारे इलाके में कहते हैं भूख मर गई। अर्थात उस समय आपको भूख, जब भूख थी तब खाना नहीं मिला, कोई परिस्थिति आपने नहीं खाया, कोई अर्जेंट मीटिंग थी, कोई गेस्ट आ गया, किसी वजह से आपने नहीं खाना खाया। और फिर यदि भूख हो तो खाना खा लें उसके बाद, पर भूख नहीं तो मत खाएं खाना। जब भूख लगे तब खाएं, बिना भूख के खाएंगे तो वही होगा। जब बिना भूख के खाना लेंगे तो ठीक से नहीं पचेगा, तो वो फर्मेंट होगा, सड़ेगा, उसमें गैस बनेगी और हीट पैदा होगी, आंतों में खुश्की आएगी। तो सुबह का नाश्ता भूख है तो लें, भूख लगाए ना, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, दौड़ें, कुछ काम करें, भूख लगेगी। अब शाम को मानो 12 बजे खाया, 1 बजे खाया और भारी खा लिया, तो भूख कैसे लगेगी सुबह? तो जब भूख लगे तब ब्रेकफास्ट लो। कई लोग जो है 10-11 बजे ब्रेकफास्ट लें आजकल, और 2-3 बजे लंच लें, और फिर रात को न वो आपका 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे डिनर लें। तो 10, 11, 12 तो सोने का समय है। बाकी तो जिसकी मर्जी, जो उलट बांसियाँ हैं सब, जो जैसा अपनी परिस्थिति में हमने बना लिया, अपने लॉजिक हम सबके पास है, तर्क, तो हम वो तर्क है या कुतर्क है इसका हमें पता नहीं। तो हमारा आग्रह है कि सुबह का नाश्ता कम से कम भूख के साथ लें, मौसम के हिसाब से, आयु के हिसाब से, काम के हिसाब से अपना नाश्ता तय करें। और कोई ना कोई शारीरिक श्रम जरूर करें, ठीक। इसके बाद नाश्ते के, भोजन के बाद तुरंत काम ना करें, थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा। जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी, सुबह उठते हैं तो खूब एनर्जी रहती है व्यक्ति में, रात भर सोए हैं, शरीर में मतलब स्फूर्ति है, ताजगी है, ऊर्जा पर्याप्त है। तो सुबह हमारे यहाँ परंपरा में काम करने जाते थे, किसान लोग थे, तो 4 बजे 5 बजे है ना, वो खेत में निकल जाते और काम करके वहीं खेत में खाना जाता था या घर आके खाना खाते थे। अर्थात सुबह उठते ही पहले काम करते थे। तो नियम यही है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, घर के काम करो, जो भी आपके कारोबार है वो काम करो। जब भूख लगे तब जलपान या नाश्ता लें, तब भोजन लें। उठते ही खाना शुरू कर दो, वो सही नहीं। आजकल क्या परंपरा होगी, खाना खा के काम पे जाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से खाने के लिए आपके पास 1-1.25 घंटा नहीं, खाना मत खाएं दोपहर का, या नाश्ता भी जो लोग सुबह खाना खाते हैं, खाने से 15 मिनट पहले रिलैक्स हो जाएं, चिंता छोड़ दें, काम छोड़ के 15 मिनट रिलैक्स हो जाएं, बच्चों को खिलाएं या कुछ और अपने को मतलब आराम में ले आएं, सहजता में ले आएं, और शांत मन से चबा चबा के भोजन करें। भोजन में छोटा मोटा नमक कुछ कम हो गया, मेरे ज़्यादा कुछ होगी, तो कई लोग सारा गुस्सा खाने पे निकाल लें, वो बर्तन फेंक के मार दें। कई बार तो पत्नी को कुछ कच्चा पक्का बोल लेंगे, माँ को कुछ बोल लेंगे। हम पर धन्यवाद देना तो कभी आता नहीं, खाना अच्छा बना कभी अप्रिशिएट नहीं करना आता है। झूठी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा मैं। आप यदि सचमुच अच्छा बना है तो अच्छा कहेंगे तो उनका उत्साह बढ़ता है और अच्छा बनाएंगे। पर यहाँ का पुरुष जो है ना, थोड़ा इस मामले में कंजूस है, धन्यवाद देने में कंजूस है। तो कम से कम उसको सचमुच में भोजन अच्छा बना तो कहना तो चाहिए ना। खराब बना तो बता देंगे, अच्छा बना बताना नहीं आता हमसे। हो सके किसी पे आता हूँ उनसे माफ़ी चाहूँगा मैं, है ना। यहाँ कुछ सभा में सब तरह के लोग होते हैं, पर मैं ज़्यादातर तो मूंजी लोग हैं इस बारे में। और वो खाने भी नाराज़गी, गुस्सा, अरे बाबा थोड़ा कम ज़्यादा कुछ हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया, नमक ज़्यादा हो गया, थोड़ा घी ले लो, तेल डाल दो, कुछ है ना, कुछ अलग ले लें, मिला कुछ और दूसरी चीज़ ले लें। पर खाना खाते समय गुस्सा करना है अच्छी बात नहीं, दुखी कर लिया अपने को, वो खाना नहीं पचता। वो गुस्सा करोगे, खाना खाएंगे तो जहर मिल जाएगा उसमें।
तो मस्ती के साथ शांत मन से चबा चबा के खाएं, मैत्री से खाएं, जो बन गया प्रसाद लेके खाएं। देखो भोजन के बारे में मेरा ये आग्रह, जो रुचे सो पचे, बाकी तो दवाई है, दवाई अलग बात है, काढ़े पिलाना अलग बात है, रोज थोड़ा पियेंगे काढ़े हम, और कोई काढ़ा ही पीना ही अगर पीना पड़ेगा तो स्वादिष्ट बना के पियेंगे। तो जो रुचे सो पचे, तो हम स्वाद का स्वागत करते हैं। स्वाद एक तरह का महत्वपूर्ण चीज़ है, इंडिकेशन है। यदि आपके मन में नमकीन खाने का मन कर रहा है तो आपके शरीर में मिनरल की कमी है, आपको मिठे का खाने का मन कर रहा है तो ऊर्जा की कमी है। किसी के पेट में कीड़ा होना, वो उसकी वजह से मिठे की डिमांड होना, वो अलग बात हो सकती है, पर सामान्य रूप से यदि आप स्वस्थ हैं और मिठे का मन कर रहा है तो शरीर को ऊर्जा वाला भोजन चाहिए, है ना। या भारी खाने का मन कर रहा, घी तेल का करता है ना कभी कभी, तो मैंने शरीर में फैट की कमी है। तो जो स्वाद है ये एक तरह हमारी आवश्यकता को इंडिकेट करते हैं, स्वाद हमारी जरूरत को भी इशारा करते हैं। तो भोजन के बारे में जो रुचे सो पचे, जो आपके स्वादिष्ट हो। हमारे यहाँ जब हम लंबी फास्टिंग, मतलब आजकल हम फास्टिंग कराते नहीं, कई वजह से, वो बहुत पवित्र काम है, बड़ा काम है वो, और वो ज़िंदगी में कभी एक आध बार करना पड़ता है वो। जब कोई साध्य रोगी हो तो यदि उसकी तैयारी नहीं है, हम पहले बहुत लोगों को करा दिया हमने, तो उन्हें ध्यान नहीं दिया उसका, तो वो ठीक नहीं रहा उसका रिजल्ट। उपवास का बिगड़ा एक बार, मैं उपवास का बिगड़ा व्यक्ति हूँ, मौत के नज़दीक से निकला हूँ उपवास के। मुझे उपवास के बारे में ये माना जाता है कि किसी योग्य जो मार्गदर्शक है उसके संरक्षण में करना चाहिए, घर नहीं करते। एक 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, लंबे जिसे उपवास कहते हैं हम, वो धीरे धीरे पानी पे चले जाते हैं, मतलब अपने आप भूख खत्म हो जा। साधना की दृष्टि से शरीर को कायाकल्प का योग है वो, शरीर को बिल्कुल ताज़ा करना हो, नवीन करना हो, नया करना हो, सारी बीमारियों को भस्म करना हो, एक बहुत अच्छी साधना है। हमारा जो मुख्य काम उपवास पे ही है, पर वह असाध्य रोगों में हम इस्तेमाल करते हैं, पर वह पानी पे ले जाते हैं आजकल हम। समय मिलेगा तो उसकी चर्चा कभी बाद में करूँगा मैं। तो ऐसे कुछ लोग को जब हम उपवास कराते हैं, उनके अपने आप भूख खत्म हो जाए। जो पसंद की चीज़ है ना, उसका नाम लेने से भी उल्टी आ जाना का मन हो जा, उल्टी आ जाएगी देखने से भी। तो ऐसे समय में तो, लेकिन वो खुलेगा तब जब भूख जगेगी, तो भूख तभी जगेगी जब सारी बीमारी भस्म हो जाएंगी। शुरू में दर्द उभरेंगे, बुखार आ सके, कुछ हो सके, छोटे मोटे हीलिंग क्राइसिस आते हैं, बाद में जीभ अपने आप साफ हो जाएगी। कुछ दिन के अब आप देखोगे ना, 8वें दिन 7वें दिन, किसी को 5वें दिन भी हो सके, ऐसे लगे दांत में किचकिच हो रहा, दांत को लग रहा किसी ने जकड़ रहा, कोई दांत खिंच रहे, आपको एहसास होगा। किसी को लगेगा दुर्गंध आ रही बाहर से, या दुर्गंध है, गंदगी है, सफाई नहीं, पता लगा उसके अंदर से दुर्गंध आ रही। जब टॉक्सिन होता है, उभरता है, यहाँ लोग निकलते हैं, 10 दिन में भी आएगा ऐसा घटना। पर जैसे जब लंबी प्रक्रिया होती है, लंबे फास्ट कुछ होते हैं ना, शोधन की क्रिया, हमारे यहाँ आयु के हिसाब से छोटे बच्चों का 10 दिन में हो जाएगा, बड़े लोग का बीच के आयु का 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक, 40 दिन तक के लोग करते हैं वो कल्प। तो वो तो अद्भुत क्रिया है। तो उस समय हम लोग अपने आप ताकत आ जाएगी। उपवास के बाद वहाँ चेहरे पर सब के ना ब्यूटी पार्लर है, शिविर है, आज चेहरे देख लो सबके एक दूसरे के, और जिस दिन ये शिविर समापन होगा एक दूसरे के चेहरे देखना। मेरा ढीला हो सके, बाकी सबका ठीक होगा। मेरा वजन 57-58 किलो हो जाए सर्दी में, और धीरे धीरे जब शिविर शुरू हो और घटते घटते अक्टूबर तक वो 52-53 आ जा, हर शिविर में 200-250 ग्राम कम हो जा, आधा किलो कम हो जा, ड्यूटी लंबी हो जा, तो खाने पीने की व्यवस्था उस तरह से हो नहीं पाती, जब इतना वो रहता है, अलग से लिया नहीं जाता। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो शिविर आप कर रहे हैं अद्भुत है, आपके जीवन में एक अच्छा अनुभव, नया अनुभव आएगा। ये खाली नेचुरोपैथी का शिविर नहीं, अब कुछ प्राकृतिक क्रियाएं कर दी, थोड़ा गहरा जाएगा, उससे समन्वित है। ज़रूरत पड़ती है तो हम दवाई का भी इस्तेमाल कराते हैं, है ना। एलोपैथी की कुछ ज़रूरत पड़ती है, कोई मिनरल विटामिन वो भी देते हैं, 5-6 दिन के बाद करते हैं उसको शुरू, शोधन के बाद। यहाँ जो है आपका शिविर है, गहरे लेवल पर जो जाएगा, ये 4-5 सबका अलग अलग है, किसी का दूसरे दिन ही गहराई से चले जा, किसी का तीसरे दिन चले जा। एक ही नियम है, यदि भूख नहीं है तो कम कर दें या छोड़ दें, उस समय अपने आप गहराई में जाएगा वो।
आप बिना भूख के खाएंगे दिक्कत बढ़ेगी। कई लोगों को भूख नहीं, फिर भी आज किसी का सर दर्द है फिर भी खाना खा रहे वो, तो वो तो इसलिए खा रहे, खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। बीमारी और भूख दोनों साथ नहीं चलती। ऐसा मानते सांप का गरुड़ का जैसा रिश्ता हो ना, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, तो बीमारी और भूख इकट्ठी नहीं रहती। तो यदि आप बिना भूख के, घंटी बजेगी, घंटी पे वो तो देगा जो से वो है भाई ये देना सबको, आपको तय करना यदि भूख नहीं छोड़ दें तो वहीं से शुरू हो जाए आपका सफाई। बिना भूख के नहीं लेंगे तो अपने आप गैर सफाई, शरीर का मतलब शोधन सफाई की तरफ चल दिया वो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक्सरसाइज कम कराते हैं इन शिविरों में, हम बहुत ज़्यादा नहीं कुदाते। जो जिम वगैरह दौड़ रहे हैं उनको भी कहते हैं धीरे धीरे कम करो, हल्की फुल्की कराते हैं, सिखाने के लिए कराते हैं आसन प्राणायाम, और रेस्ट करते हैं। आप मुझे देख के उठते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप तो सम्मान के लिए उठते हैं, मैं सोचा कम से कम काम करना पड़े, रिलैक्स रहे, मस्ती में, तो मेरा स्वागत उसी में, आप खुश होकर बढ़िया मन से शिविर कर रहे हो। मुझे देख के उठे तो उसमें मुझे भारी पड़े, फालतू में क्यों उठा रहे, क्यों ऊर्जा लगा रहे, है ना। तो ये है, तो इस शिविर में हम विश्राम की तरफ ले जाते हैं, और जैसे ही विश्राम करते हैं इनटेक अपने आप कम हो जा, भूख नहीं लगती, कम भूख लगेगी, तो सफाई अच्छी हो जाएगी। 10 दिन बहुत गहरे की सफाई हो जाए 10 दिन में भी। तो हमारा निवेदन है कि नाश्ते का संबंध भूख से है, बाकी और बात बाद में करेंगे, आज ही बात को रोकते हैं, है ना। तो अब मैं किसी का थोड़ा समय, किसी का मन हो, कोई सवाल कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो, किसी कोई वहाँ कहीं कुछ कमी हो, पानी की, बाथरूम की, कोई और जो भी दिक्कत हो कहीं, वो अपनी शेयर कर सकें। हाँ जी, सब में लीड नहीं होता, वो एलोपैथिक का एक तरह का, एक समय ये उनको गाली दे रहे, वो उनको गाली दे रहे, एक तो ये मुद्दा है। अब एक दूसरे को गाली देने में लग गए हम, एक दूसरे की जो अच्छाई है उनको लेने की सोची जा, तो सब लीड नहीं होता सब में। दूसरी बात है, जो दवाई, हम दवाई को आयुर्वेद नहीं मानते केवल, आयुर्वेद में जो मुख्य भाग है वो है प्रकृति का। हर व्यक्ति की एक प्रकृति है, तासीर है, नेचर है, उस नेचर को पहचानना। आयुर्वेद में देखेंगे तो प्रकृतिवादियों ने पंच महाभूत को पहचाना कि 5 मूल तत्व हैं, पंच महाभूत कहा उनको। उनमें क्या क्या है बताएंगे? क्षितिज, हाँ, तो इनको बताओ, क्षिति को क्या कहेंगे? आकाश, आकाश है ना, और जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इनको पंच महाभूत कहा। इसमें आकाश को यदि थोड़ा वो अलग रखे हैं और इन 4 को अलग रखे हैं, तो आकाश एक तरह व्यापक के अर्थ में है ना। तो वो मतलब एक तरह से उनमें पूरी इसको, पूरी कायनात को, जगत को ही कहने की कोशिश की। फिर भी अभी उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ ये कहेंगे तो इन 5 को आयुर्वेद ने 3 में समावेश किया। जैसे वात कहा, आकाश और वायु, इसका नाम वात है। आकाश और वायु का एक नाम है वात। वात सारी जो गतियां हैं ना, जो मूवमेंट है शरीर के अंदर, जो भी गति मूवमेंट है, उसका जो आधार है वायु है, जो वाहक है वायु। दूसरा है पित्त। पित्त एक तरह से ऊर्जा है, गर्मी है। इसमें जल और अग्नि, या अग्नि और जल, इन दोनों का नाम है पित्त। कफ, ये क्या है? जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी, आकाश तो सभी में शामिल है, फिर वो तो है ही है, देखेंगे तो। पर जल और पृथ्वी जब हैं, उनको हमने नाम दिया कफ। कफ एक तरह, अभी मलगम जो, तो वो तो विकृति है उसकी,
उसको कफ नहीं कह रहे, स्थूलता, बोन डेंसिटी, शरीर का ढांचे की मजबूती, हड्डी का जो स्केलेटन है वो मजबूत है, हेल्दी शरीर है बढ़िया, तो उसको कह रहे कफ। तो 3 प्रकृति हैं, वात, पित्त और कफ। मनुष्यों में तीनों हैं, ये हर व्यक्ति में तीनों हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है उसका नाम पहले बोलेंगे और जो उससे कम है उसका नाम दूसरे नंबर पे बोलेंगे, और तीसरा तो अंडरस्टूड है उसका नाम नहीं लेते, वो तो है ही। जैसे बोलेंगे इसकी प्रकृति कैसी, इसकी तासीर है पित्त प्रकृति का, या पित्त और कफ का है। कुछ वेद बोल देंगे पित्त प्रकृति, एक का ही नाम ले देंगे, उनसे पूछोगे दूसरे नंबर का बता देंगे, तीसरा अपने आप छुपा हुआ है ही। तो हमारी आयुर्वेद के हिसाब से जो मूल बात है, तो प्रकृति को पहचानना, व्यक्ति की प्रकृति को पहचानने में उसके शरीर के साथ मानसिकता का पकड़ में आती है, इसकी मानसिकता कैसी है। जो जानते हैं प्रकृति को, वो उस व्यक्ति की मानसिकता को पहचान लेंगे। जैसा वात प्रकृति का जो व्यक्ति, वो थिंकर होता है, दार्शनिक होता है, सोचने विचारने पे ज़्यादा ध्यान देता है, गति अच्छी होती है, शरीर हल्का होता है उसका। पित्त प्रकृति का व्यक्ति थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है, जोश ज़्यादा रहता है, ताकत ज़्यादा रहती है, अच्छा तकनीकी जानकार होता है, तकनीकी में जाए, वो टेक्निकल आदमी होता है ज़्यादातर, परफेक्शनिस्ट है, सफाई बहुत पसंद है उसे, चीज़ें व्यवस्थित हों, जो चीज़ जहाँ से उठावे वहीं रखी जाए, नहीं तो इसी में झगड़ा हो जाए घर में। दूसरों को बड़े ढंग से चलाना चाहता है, थोड़ा डिक्टेटर भी है। जो राज व्यवस्था में जाते हैं वो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, है ना। तो सफाई बहुत पसंद है ना, सिस्टमेटिक चीज़ें रखता है वो, उसके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति के बाल जल्दी सफ़ेद, गेहूं सा कलर या थोड़ा फेयर कलर होता है ना, लालिमा रहती है। ऐसे कफ का, तो कफ प्रकृति का जो व्यक्ति है वो फिक्र ज़्यादा नहीं करता, बच्चों से अटैचमेंट ज़्यादा होता है, सेविंग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ऐसी कुछ जो जीवनगत लक्षण हैं वो प्रकृति से पहचान में आते हैं। अच्छा मैनेजर होता है, जितना बताओगे उतना ही करेगा, फालतू पंगे नहीं लेता। कोई काम तीनों प्रकृति के व्यक्तियों को दे दो, तीनों प्रकृति के व्यक्तियों को दे दो कोई काम, तो वात प्रकृति का व्यक्ति कोई आइडिया लगाओगा, पहले एक आध दिन शुरू करने में लगा देगा, शुरू कर देगा, बीच में कोई नया आइडिया आ जाएगा, फिर छोड़ देगा। पित्त प्रकृति का व्यक्ति जितना जैसा बताया ना, उसे और बेहतर करने की कोशिश करेगा, जितना उसको बताया उससे और कैसे बेहतर करे ये आइडिया रखेगा इतना, और टाइम पे काम देगा। या तो लेगा नहीं, वो उसके पसंद का नहीं तो मना कर देगा, और लेगा तो टाइम पे देगा और बढ़िया करके देगा। और कब का व्यक्ति ज़्यादा बोधर नहीं करता, जितना को कहेगा उतना ही लेगा, फालतू अपनी तरफ से ज़्यादा जोड़ता घटाता नहीं, वो अपना मौज में रहे वो है। तो तीनों के अपने एक नहीं ना। फिर किसी का पित्त है, कफ भी है, पित्त कफ है या कफ पित्त है, तो दूसरे ढंग से कहें तो पित्त प्रकृति का व्यक्ति हेड का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, दिमाग का। कफ प्रकृति व्यक्ति भाव का, हार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करे, भावनाशील होता है थोड़ा, दूसरे के दुख को अपना दुख बना ले वो। और वात प्रकृति का व्यक्ति मैंने बताया ना, वो तो थिंकर, और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, काम की गति ज़्यादा होती है। पर जब विकृति हो जाए, जब इसमें विकृति अर्थात जब ये संतुलित असंतुलित हो जाते हैं, तो वात का व्यक्ति बॉडी पेन आनेंगे, चिंता आ जाएगी, नेगेटिव सोचने लगेगा, संदेह करने लगेगा। ये सब नेगेटिविटी फिर अलग है ना। पित्त का भी गुस्सा कर लेगा, लड़ लेगा, लड़ाई कर लेगा, गुस्सा उतर जाएगा, है ना। तो विकृति की तरफ भी जाता है वो। ऐसे कफ का व्यक्ति सुस्ती में आ जा, आलस में आ जाएगा,
काम करना कम कर देगा, खाए ज़्यादा लगेगा, शरीर को बिगाड़ लेगा। तो इसको सोने ना दो, दिन में ज़्यादा सोता है तो उसकी नींद को थोड़े, उसे नींद ज़्यादा नींद में ना फंसने दो, तो ख्याल रखना पड़े। तो तीनों संतुलित हो, ये कोशिश है, बुजुर्गों ने कोशिश की तीनों संतुलित हो। तो एक तो ये भेद है। दूसरा जो व्यवहारिक भेद है, प्राकृतिक चिकित्सक कहेंगे इसका छिलके वाली मूंग की दाल, वो छिलके वाली दाल इस्तेमाल करनी चाहिए, पूरा करना चाहिए। अब हजम तो हो नहीं रही उन पे, हम ज़्यादातर देख के हम ज़्यादातर धुली दाल का इस्तेमाल करा में, खासतौर बुजुर्गों को छिलके वाली दाल लेंगे गैस बनाएगी। ये सब्जी इस तरह खाओ, ज़्यादातर सब्जी सलाद ज़्यादा खिलावें, वजन कम हो जाए। इन पे वजन नहीं बढ़ते, ये वजन कम करने में एक्सपर्ट हैं प्राकृतिक चिकित्सक, वजन बढ़ाने नहीं आते उन पे। तो जिनके वजन ज़्यादा हैं उन्हें सब्जी, मतलब एक तरह कहो तो मतलब इसको मतलब एक तरह कहो तो ये प्लांट किंगडम, जो वनस्पति संसार है ना, वो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। जिनके वजन ज़्यादा है, वजन कम करने में सब्जियां सलाद वजन को कम करती हैं, एक तरतीब से लेंगे तो गैस भी नहीं बनाएगी। तो थोड़ा सा और भी कई भेद हैं आयुर्वेद में। जैसा एनीमा सबको लिए कुछ खास तरह के एनीमे प्रयोग करावे हैं, जल के ही दे देंगे, वो दे देंगे, वहाँ मेडिकेटेड है। वहाँ बस्ती में भी मेडिकेटेड है, तेल में किस किस तेल की मालिश करनी, वो सब विस्तार है वहाँ पर। 20-25 तरह के तेल हैं, कौन से तरीके व्यक्ति की किस तरीके, उसकी प्रकृति के हिसाब से ही तेल की मालिश तय होती है। तो फिर वहाँ पंचकर्म आ जा, और पंचकर्म आज बाजार के में फंस गया, पैसे कमाने का एक जरिया बन गया। बहुत कम लोग होंगे जो पंचकर्म को सेवा भाव से कर रहे होंगे। तो वो विकृति अलग है। पर आयुर्वेद को शास्त्रोक्त देखेंगे तो कुछ प्राकृतिक उन्होंने आहार विहार दिया, स्वस्थ रहने के खान पान, प्राकृतिक जीवन शैली है आयुर्वेद में। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा आ गई, वहाँ जीवन शैली, नंगे पैर चलो, कुछ देर काम करो। तो ये तो खैर प्राकृतिक चिकित्सा में कई लोग इसको प्रतिष्ठा देते हैं। तो वहाँ मतलब जिए ही हम इस तरह कि पूरा आहार विहार दिनचर्या ऋतु, तो वहाँ क्या कहा उन्होंने, जैसे हम आयुर्वेद का विद्वान यदि होगा, इस होलिस्टिक में हम क्या करते हैं, व्यक्ति की प्रकृति, भोजन की प्रकृति, उस समय की प्रकृति, ऋतु की प्रकृति। जब समय को देखोगे ना तो ये जो 24 घंटे हैं इसको उन्होंने बांटा है 6 में। हर 4-4 घंटे में जब सुबह से शुरू करो तो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे का जो समय है वो कफ का है, 10 बजे से 2 बजे तक का जो समय है वो पित्त का है, 2 बजे से शाम को 6 बजे का समय वो वात का है, और 6 से लेकर 10 का जो समय है वो कफ का है, और रात को 10 से लेकर 2 का जो समय वो पित्त का है। रात को 10 से लेकर 2 का समय पित्त का है, और 2 से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय कहीं का है, वात का है। ये चक्र है। तो इन चक्रों के हिसाब से दिनचर्या को ढालना। जैसा मान लो किसी को ठंडी चीज़ खानी है, हमारे हिसाब से आइसक्रीम को खाएगा तो उसे दिन में, या जूस पेठे का रस दिया, पेठे का रस सुबह इस समय ठंड में देंगे दी सुबह, उतना अच्छा नहीं है, गर्मी में सुबह देंगे। अभी हम सर्दी में देंगे गाजर का, चुकंदर और चीज़ डाल के ऐसा, और सफ़ेद लौकी पेठा, लौकी ठंडा होता है ज़्यादा, अकेला लौकी नहीं देते, बॉडी पेन कर दे, ज़्यादा मात्रा में देंगे तो फिर उसमें बहुत सारा ज्ञान है। प्राकृतिक चिकित्सा वाले इस बात का ध्यान नहीं देते। तो 10 से 2 के बीच में हम ठंडी चीज़ भी दे दें, और रात को शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हम कुछ खाना होता है, देना होता है, तो ऐसी चीज़ देते जो वात का शमन करे, वात को कम करे। खट्टे मीठे फल देंगे, संतरा मौसमी, तो उस समय खट्टा भी हो, मीठा, मतलब मीठा खट्टा नमकीन तीनों रस। तो भोजन में बहुत विस्तार किया उन्होंने, उसका रस कैसा हो, प्रकृति कैसी हो। जैसा हॉट, हैवी एंड ऑयली, गरम, भारी और घी तेल वाला भोजन देते हैं वात वाले को, ऐसे ही मीठा खट्टा नमकीन ये रस हो, ये वात के लिए। तो ये विस्तार है पूरा आयुर्वेद में।
तो आजकल तो आयुर्वेद भी नहीं काम करता, कम पड़ जा, भोजन में प्रदूषण, हवा पानी सब जिस तरह का खाने पीने में आ गया, तो थोड़ा एक्यूप्रेशर की मदद लेंगे, कुछ कहीं जरूरत पड़ती तो फिजियोथेरेपी की जरूरत भी लेते हैं, मतलब फिजियोथेरेपी मतलब समन्वित करते हैं एक तरह से, तो इसको हम होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं। और बोले होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ले सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इमरजेंसी में एलोपैथिक की हैं, वो लेनी चाहिए, है ना, वो तो डॉक्टर के साथ ही तय होता है कि किस चीज़ को क्या दिया जाए। आयुर्वेद ले सकते हैं, थोड़ा टाइम का अंतर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लिया जा सके। होम्योपैथी में दिक्कत है, होम्योपैथी में फिर कुछ दवाइयाँ हैं, कितनी दे रहे कितनी नहीं, वहाँ थोड़ा अंतर है, पर वहाँ भी कई बार इमरजेंसी में देते हैं लोग। कुछ सीरियस रोग हैं, जैसे कैंसर में आजकल लोग क्या कर रहे, वो एलोपैथी भी ले रहे, होम्योपैथी भी ले रहे, आयुर्वेदिक भी ले रहे, नेचुरोपैथी का भी कर रहे, तो लग रहा है इंटीग्रेट जो जहाँ से जो लाभ हो जा, जब ऐसी इमरजेंसी आती है तो लोग करते हैं वो भी प्रयोग, वो व्यवस्थित हो तो लाभ करता है, वो उसके बीच में घाल मतलब तालमेल हो, सिस्टमेटिक हो, ठीक हो, तो वो प्रभावशाली होता है वो भी। तो ठीक है, अभी यहीं समापन करते हैं, काफ़ी समय हो गया। और शाम को भी भोजन 7 बजे, 7 से 8 के बीच में भोजन ले लेंगे, और 8 बजे के बाद थोड़ी देर भोजन लेकर थोड़ा टहलेंगे, 5, 7, 10 मिनट टहले, और टहलने के बाद हॉल में आ जाएं 8 बजे तक, है ना। तो 8 में देर हो जाए तो 8:15 रख लें समय, क्यों जी, क्यों भैया, 8:15 रख लें, शहरी लोग हैं तो 8:15 से 9:15 तक कर लें, या 9 तक कर लेंगे, है ना। 8 से 9 मान लो लोग आ नहीं पाते, खाना देर हो जाए कुछ लोगों को, 8 ही रखें। चलो, तो कोशिश करेंगे हम 8 बजे तक यहाँ आ जाएं, थोड़ा टहल लें, जिन्होंने पहले खाना खा लेंगे टहल लें, खाना तो जल्दी हो जा, और शांत मन से चबा चबा खाना खाएं, और भूख से थोड़ा कम खाएं, इतना ही ख्याल रखना। जिनको ज़्यादा लाभ लेना, ध्यान देना बेटा, जिनको ज़्यादा लाभ लेना है शिविर का और वजन ज़्यादा है, वो सब्जी ज़्यादा खाएं, सूप ज़्यादा लें, रोटी कम कर दें, है ना, अन्न कम कर दें, ये ख्याल रखना शुरू कर दें। कल हम जो प्लानिंग है हमारी, कल दोपहर को हम सामान्य जो भोजन है वो नहीं देते, पर किसी को फिक्र है, डर है, मन नहीं है, तो सुबह बता दें हमें, हैं, सुबह योगा के बाद बता दें, तो उनको खाना सामान्य खाना दे देंगे, और बाकी को हम फल देते हैं, और फल भूखा नहीं रखते, जो फल मौसम का बढ़िया फल खिलाएंगे, ताज़ा फल मंजीत को भेज के मगर ताज़ा बढ़िया फल लेकर आना, क्वालिटी का बढ़िया लेकर आना, ये हमने आग्रह किया है, वो बढ़िया ला रहे हैं अपने ढंग से, तो फल देते हैं। उसमें भी नियम ये, भूख से थोड़ा कम लेते हैं, पर जितना आपको चाहिएगा उतना देंगे, है ना। तो फल देंगे दोपहर में, फिर भी किसी का कैसा लग रहा है वो कम पड़ता है फल, या मन नहीं है, रुचि नहीं है, तो हम सामान्य भोजन दे देंगे, कुछ बनवा देंगे हल्का उसके लिए। आप हमें 10 बजे बता देना, ठीक, और 10 बजे नहीं, मतलब वो योगा के बाद, फिर किचन में भी बोलना पड़ता है ना, योगा के बाद जब 7:30 8 बजे तक बता दें, ठीक है। हैं, क्रिया का समय 6:30 रख लेते हैं, कोई 6:30 से लेकर 7:15 तक, फिर 7:15 से लेकर 7:30 तक तेल वगैरह का, और फिर 7:30 योगा के लिए जाएंगे, अपना योगा मैट लेके स्कूल विद्यालय में, अभिभावक विद्यालय में, ठीक। बाकी मिलते हैं शाम को। हम ये जो सत्र है, एक और निवेदन करें, ये सत्र आप लोगों का शाम का, आप इसे कैसे चलाएं, आप में से कोई जैसे एंकर के भूमिका निभाते हैं ना, कोई किसी को इनवाइट करे गीत के लिए संग, आप ही लोग अदल बदल के चलाते रहें उसको, है ना। तो शाम को उसको बढ़िया लाइव बनाए, है ना। हम लोग भी कभी कभी आ जाएं तो अलग बात है, नहीं तुम लोग को पकड़ लें रास्ते में, मेरा मन करे यहाँ हूँ तो रास्ते में कोई पकड़ ले, तो वहाँ से तो चलता हूँ यहाँ आने के लिए, फिर कहीं छूट जा, तो ये आपका सत्र है शाम का ना, इसको बढ़िया लाइव ऐसा बनावे, रोचक बनावे इसको, बढ़िया। धन्यवाद, नमस्कार।